हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि NCERT साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की बुक कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के ऑफलाइन जितने भी पेपर हुए हैं उनमें साइंस के जितने भी प्रश्न थे सबको सॉल्व कर चुके हैं। आज से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, एक खिलौना कार 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से सीधी रेखा में गति कर रही है और 1 मिनट पश्चात विरामावस्था में आ जाती है। इसने कितनी दूरी तय की? तो इसको सॉल्व करेंगे। दूरी बराबर गति गुणा समय। गति है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसको हल कर लेंगे तो इसमें तीसरा विकल्प उत्तर आएगा 360 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक छोटी गेंद का आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब है, परकलित किया गया और वायु में इसका भार 30 ग्राम है। यह गेंद जल में तैरेगी या डूबेगी? तो यह जल में डूब जाएगी। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, वर्ग में तंतु का कौन सा गुण उसे प्रदीप्त करता है? पहला विकल्प है उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक। दूसरा है निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक। तीसरा है निम्न प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक और चौथा है उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। तो वर्ग में तंतु का कौन सा गुण उसे प्रदीप्त करता है? तो वह उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। अभिकथन है ऊंचाइयों पर जल का क्वथनांक निम्न हो जाता है। कारण है ऊंचाइयों पर वायुमंडलीय दाब का ह्रास हो जाता है। अब इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है ध्वनि सभी माध्यमों में संचरित होती है। कुछ कंपन करती विशिष्ट वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न होती है। तीसरा है कंपन का जितना उच्च आयाम होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। और चौथा लिखा है कंपन की जितनी उच्च आवृत्ति होती है ध्वनि उतनी ही कर्णभेदी होती है। तो इसमें ए सही है, सी सही है और डी सही है। ए सी डी यानी तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, एक वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? पहला विकल्प है आभासी प्रतिबिंब सर्वदा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा या सीधा हो सकता है। दूसरा विकल्प है आभासी प्रतिबिंब भिन्न साइज का हो सकता है जबकि वास्तविक प्रतिबिंब समान साइज का होता है। तीसरा विकल्प है आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर ली नहीं जा सकती जबकि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है। और चौथा है वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं ली जा सकती जबकि आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर ली नहीं जा सकती जबकि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है। सी विकल्प इसमें सही है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को पहचानिए। लिखा है प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु पर बल लगाती है, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करता है। अस्पर्शी बल। तो इसमें से बताना है कि वह कौन सा है। तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा, गुरुत्वाकर्षण, दाब, चुंबकीय बल। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, पहचानिए कि कौन एक बोझ परिरक्षक नहीं है। पहला विकल्प है सोडियम कार्बोनेट। दूसरा है सोडियम बेंजोएट। तीसरा है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और चौथा है सोडियम क्लोराइड। तो इसमें जो बोझ परिरक्षक नहीं है
सोडियम कार्बोनेट है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाएं संभव नहीं है? तो इसमें जो डी लिखी है ये संभव नहीं है। चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा। एक तत्व दो भिन्न ऑक्साइड ए और बी बनाता है। दोनों कमरे के तापमान पर रंगहीन, गंधहीन एवं गैस हैं। ए मानवों के लिए हानिकारक है और बी एक हरित गैस है। पहचानिए ए और बी क्रमशः हैं। पहला विकल्प है नाइट्रस ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तीसरा है हाइड्रोजन ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन पराऑक्साइड और चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हरित गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ए के बारे में क्या लिखा है? मानवों के लिए हानिकारक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। चौथा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साइंस में जितना करा दिया है, अगर आप लोग उतना पढ़ लेंगे तो साइंस में अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि पेपर जो है वो पिछले वर्षों के पेपर से ज़्यादातर बनता है। उसमें से जितने भी प्रश्न होते हैं वो फंसते हैं। तो जितने भी ऑफलाइन पेपर हुए थे उनमें साइंस के सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप लोग उन वीडियो को देख सकते। और ये भी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इसलिए इनको भी पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय में केवल भौतिक परिवर्तन है? पहला विकल्प है लोहे का जंग और आइसक्रीम का पिघलना। दूसरा है आइसक्रीम का जमना और कैंडी का उबलना। तीसरा है ब्रेड रोटी का जलना और तेल का उबलना और चौथा है रोटी ब्रेड का जलना और कॉपर का संक्षारण। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, आइसक्रीम का जमना और कैंडी का घुलना ये केवल भौतिक परिवर्तन है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लिखा है पॉलिएस्टर एस्टरों की पुनरावृत्त श्रृंखलाओं से बना होता है, जो एक रसायन है और एक विशिष्ट फलों की गंध देता है। दूसरा लिखा है एस्टर, क्या लिखा है? एस्टर केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं और कार्बन का श्रृंखलन और इसकी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। तो इसमें से बताना है। तो S1 और S2 दोनों सही हैं। S1 S2 S1 की सही व्याख्या करता है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, यदि अमोनियम क्लोराइड जो एक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है और सोडियम क्लोराइड को एक साथ मिश्रित कर गर्म किया जाए तब क्या होने की संभावना है? पहला विकल्प है सोडियम क्लोराइड का उदासीनीकरण। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। तीसरा है विघटन अभिक्रिया और चौथा है संयोजन अभिक्रिया। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाना। यानी पदार्थ जो है वह द्रव अवस्था में नहीं बदलता बल्कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दूसरा विकल्प उसमें सही है। अगला प्रश्न है, लिखा है सेजन के पास दो रंगहीन विलयन एक्स और वाई है। वह एक्स और वाई में हल्दी का विलयन डालती है, एक्स पीला हो जाता है और वाई ईंट के समान लाल हो जाता है। तब वह वाई को एक्स में डालती है और लाल रंग हल्का होना आरंभ हो जाता है। आप एक्स और वाई की प्रकृति के विषय में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इसमें निष्कर्ष निकालेंगे, वाई एक क्षार है और एक्स एक अम्ल है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, प्राणियों के उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला विकल्प है मानवों में मुख्य उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है। दूसरा है जलीय प्राणियों को उत्सर्जन की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा है छिपकली जैसे प्राणी अमोनिया गैस उत्सर्जित करते हैं और चौथा है मानव मूत्र में सामान्यतः 50% जल और 50% यूरिया होता है। तो इस प्रश्न में
पहला विकल्प सही है, मानवों में मुख्य उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है। सत्य पूछा गया है और पहला इसमें सत्य है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी के नीचे प्याज की कोशिकाओं का परीक्षण करते हुए कोई कोशिका द्रव में अनेक खाली दृष्टिगत बृहद एक्स संरचनाएं देख सकता है, जबकि कपोल कोशिकाओं की समान संरचनाएं आकार में छोटी होती हैं। एक्स स्फीति प्रदान करता है जो कोशिका को आकार देता है और जल एवं पोषक तत्वों का भंडारण करता है। एक्स अमीनो अम्ल एवं शर्कराओं का भंडार गृह है। एक्स क्या है? पहला विकल्प है लवक, दूसरा है केंद्रक, तीसरा है रिक्तिका और चौथा है केंद्रिका। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, रिक्तिका। अगला प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है, पेंगुइनों में त्वचा पतली और कम वसा होती है। कारण है, पेंगुइन एक दूसरे को गर्म रखने के लिए एक दूसरे से सट कर खड़े होते हैं। तो इसमें बताना है, अब इसमें अभिकथन असत्य है और कारण सही है, यानी चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित समुच्चय दर्शा रहा है? यानी जो सही है वह बताना है। विकल्प ये दिए गए हैं और मिलान करके बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए मिलाते हैं इसको। ए को मिलाएंगे दूसरे से, विषाणु प्रजनन के लिए परपोषी जीव आवश्यक। बी को मिलाएंगे पहले से, जीवाणु औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त। सी को मिलाएंगे चौथे से, प्रोटोजोआ अमीबा और एक बचा है इसको तीसरे से मिला देंगे। इस क्रम में ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, पौधे उगाने के लिए दुमटी मृदा को उत्तम ऊपरी सतह मृदा माने जाने के कारण सही पहचान कीजिए। लिखा है, इसमें लगभग समान मात्रा में छोटे एवं बड़े कण होते हैं। दूसरा है, इसकी जल धारण क्षमता उत्तम है। तीसरा है, इसमें खाद ह्यूमस है। और चौथा है, यह भारी है और इसमें वायु थोड़ी है। तो इसमें ए, बी, सी सही है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है, एक लिंगी पुष्प का पौधा पहचानिए। पहला विकल्प है गुलाब, दूसरा है पपीता, तीसरा है सरसा और चौथा है पिटूनिया। तो एक लिंगी पुष्प का पौधा है पपीता, दूसरा विकल्प इसमें सही है। सीडीपी के महत्वपूर्ण 300 प्रश्नों को एक वीडियो में एक साथ समाहित किया है। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए वह वीडियो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उन कथनों की पहचान कीजिए जो वैज्ञानिक उद्यम के विषय में सत्य है। लिखा है, वैज्ञानिक अपनी समझ को सावधानी पूर्वक लिखित पत्रों, पोस्टरों और रिपोर्टों द्वारा सार्वजनिक करते हैं। दूसरा है, अधिकांश वैज्ञानिक पुरुष हैं क्योंकि वैज्ञानिक चिंतन में पुरुष बेहतर हैं। तीसरा है, विज्ञान एक सृजनात्मक क्षेत्र नहीं और वैज्ञानिक प्रकृति के विषय में कोई तथ्य स्थापित करने के लिए अनुभवजन्य आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। और चौथा है, विज्ञान के सबसे अधिक संजोए गए विचारों को अस्वीकार, झुठलाया या रूपांतरित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न में ए सही है, डी सही है, चौथा विकल्प उसमें सही होगा। पेडागोजी के प्रश्न जो हैं उनको भी हल कर ले रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में भूतकाल की रुचिपूर्ण कहानियां प्राय रंगीन बक्सों में दी गई हैं। एक कहानी ऐसी ही है कि आमाशय की कार्यविधि की खोज तब हुई जब चिकित्सक विलियम वेमांट के मरीज अलेक्स सेंट मार्टिन एक बंदूक की गोली से बुरी तरह घायल हुए। विज्ञान शिक्षण अधिगम के वे कौन से उद्देश्य हैं जो उपरोक्त पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित करने से पूर्ण हो रहे हैं? पहला विकल्प है, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास।
दूसरा है विज्ञान की प्रकृति की समझ का विकास। तीसरा है इस बोध का विकास करना कि कैसे एक घटना खोज को जन्म देती है। और चौथा है खेल कहानियां सम्मिलित कर सामग्री का भार कम करना। तो इसमें ए बी सी सही है, यानी कि चौथा विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है, कोई अध्यापक धातुओं एवं अधातुओं की भौतिक विशेषताओं पर विचार विमर्श से प्रारंभ करके उनकी रासायनिक विशेषताओं के बारे में बताती है। उसके पश्चात कुछ धातुओं की तनु अम्लों के साथ क्रिया को दिखाने के लिए प्रयोगशाला में क्रियाकलापों की व्यवस्था करती है। ज्ञापन अधिगम क्रियाकलाप के क्रमीकरण के इस उपागम को क्या कहा जाएगा? पहला विकल्प है निगमनिक, दूसरा है प्रेरणिक, तीसरा है निरूपण और चौथा है जांच आधारित। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, जांच आधारित। अगला प्रश्न है, मालती ने घनत्व संप्रत्यय के शिक्षण के पश्चात पाया कि विद्यार्थियों को आर्किमिडीज का नियम समझ में नहीं आया। उसने कक्षा में कई क्रियाकलाप करने के लिए दिए। उपरोक्त विषय को निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम प्रकार से पूर्ण करेगी? दूसरा है एक गेंद लें और उसे ताजे जल में डालें, लवण डालें और अंतर देखें। दूसरा है कांच का एक खाली मग लें और उसे जल में डुबोएं, बच्चों को वायु के बुलबुले उठते देखने दें। तीसरा है विद्यार्थियों को स्वयं ज्ञात करने के लिए दें कि वस्तु डूबेगी या तैरेगी। और चौथा है विद्यार्थियों को एक खिलौना पनडुब्बी की अभिकल्पना करने के लिए कहें। विद्यार्थियों को एक लैप्टोमीटर को का अविकल्प बनाने के लिए कहें। तो इसमें ये दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें सी सही होगा कि विद्यार्थियों को स्वयं ज्ञात करने के लिए दें कि वस्तु डूबेगी या तैरेगी, क्योंकि करके सीखने से विद्यार्थी जल्दी सीख जाते हैं और उन्हें समझ में खुद जल्दी आ जाता है, इसलिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से क्या अनुशंसित है? तो इसमें सिर्फ डी इसका उत्तर होगा। सुझाई गई क्रियाकलाप एवं प्रयोग सस्ते और सरलता से उपलब्ध सामग्रियों से किए जाने चाहिए, केवल डी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, खाली पुस्तक प्रश्नों की भावना से संरेखित विचारों का चयन कीजिए। लिखा है यह विद्यार्थियों में मूल्यांकन का भय कम करता है। दूसरा है यह विद्यार्थियों को पुस्तक की खोज करने का पूर्ण अवसर देता है। तीसरा है यह विद्यार्थियों की संप्रत्ययी समझ को पहचानने में मदद नहीं करता। और चौथा है यह सभी विद्यार्थियों को सभी पुस्तकों को पूर्ण रूप से पढ़ने और उन्हें याद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसमें ए सही है और बी सही है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, शोध सुझाते हैं कि बच्चे शरीर के अंगों को नामांकित करने के बावजूद शरीर के कुछ आंतरिक अंगों की अव्यवस्थिति से अज्ञात ही रहते हैं। उपरोक्त कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना उपयुक्त होगी? पहला है शरीर के सभी आंतरिक अंगों को फ्लैश कार्ड लाना और बच्चों को उन्हें प्रेक्षित करने में सहायता करना। दूसरा है मानव शरीर के जीवन आकार के चित्र बनाने, उन्हें नामांकित करके उन्हें उपयोग करने में बच्चों की सहायता करना। तीसरा है शरीर के सभी अंगों के प्रकारों को समझने हेतु गृह कार्य देना। और चौथा है बच्चों को शरीर के अंगों के नाम याद करने के लिए ऊपर आधारित सृजनात्मक खेल खिलाना। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, मानव शरीर के जीवन आकार के चित्र बनाने एवं उन्हें नामांकित करके उन्हें उपयोग करने में बच्चों की सहायता करना। अगला प्रश्न है किसी जांच केंद्रित कक्ष में एक शिक्षक, पहला विकल्प पूर्व ज्ञान का आकलन करेगा और नए संप्रत्ययों को प्रस्तावित करने के लिए उसका आधार के रूप में उपयोग करेगा। दूसरा है ऐसे प्रश्न पूछेगा जिनमें तर्कसंगत चिंतन कौशलों की आवश्यकता है। तीसरा है किसी प्रश्न के उपने पर न्यूनतम प्रतीक्षा समय देगा। और चौथा है विद्यार्थियों की भ्रांतियों को सुनेगा और उनसे अवगत होगा। तो इसने बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें ए सही है
तो वी सही है, डी सही है, यानी कि चौथा विकल्प इसमें सही है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्नों की संख्या को बढ़ाएंगे, आज पहला वीडियो था, कल से प्रश्नों की संख्या को बढ़ा देंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।